नमस्कार साथियों, मैं अमृता मैम स्वागत करती हूँ YouTube चैनल अमृत साहित्य सागर में। आज मैं उपस्थित हूँ यूपी जीडीसी हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2020 पार्ट 3 के साथ। पार्ट 3 का पहला प्रश्न है, उदंत मार्तंड भारत में कहां से प्रकाशित हुआ था? विकल्प है वाराणसी, कलकत्ता, आगरा और इलाहाबाद। चौथा विकल्प है इलाहाबाद। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ख, यानी कलकत्ता। उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल हैं। यह पत्रिका लगभग 1.5 वर्ष चलने के बाद बंद हो गई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए समीचीन है। विकल्प है लोकयान, लोकवार्ता, लोक संस्कृति और चौथा विकल्प है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ख, लोक वार्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। विकल्प में है पत्नी, पूस की रात, कफन और चौथा विकल्प है कजाकी। तो इन विकल्पों में से 3 विकल्प पूस की रात, कफन और कजाकी, ये तीनों कहानियां प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। और पत्नी जैनेन्द्र की कहानी है जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। पुष्प की रात का प्रकाशन 1930 में, कफन 1936 में और कजाकी जो है वह 1926 ईस्वी में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया था? विकल्प में है समाजशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। तो अरस्तु ने विरेचन शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया है। विरेचन का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों का निष्कासन या शुद्धिकरण। विरेचन शब्द चिकित्सा शास्त्र का शब्द है जिसका प्रयोग अरस्तु ने काव्य शास्त्र में लाक्षणिक प्रयोग के रूप में किया है। अगला प्रश्न है, विरह वारिस। विरह वारिस रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? विकल्प में है ठाकुर, बोधा, द्विजदेव और आलम। तो विरह वारिस जो रचना है इसके कवि हैं बोधा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, बोधा। बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन है। पन्ना नगरी के राजा इन्हें प्यार से बोधा कहते थे। विरह वारिस माधवानल कामकंदला से प्रेरित मुक्तक रचना है। विरह वारिस की नायिका सुभान है जिसे बोधा एवं राजा दोनों प्रेम करते हैं। बाद में इस बात की जानकारी जब राजा को होती है तो वह बोधा को अपने राज्य से निकाल देते हैं और वहां से जाने के बाद बोधा जो है विरह वारिस नामक मुक्तक रचना करते हैं। जब यह रचना राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो इस रचना से राजा खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद राजा सुभान की शादी बोधा से करवा देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। विकल्प में है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, बायोग्राफिया लिटरेरिया और चौथा विकल्प है कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है
विकल्प नंबर ग। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो रचना है यह कॉलरिज की रचना है, बाकी 3 रचना रिचर्ड्स की है। अगला प्रश्न है, किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? विकल्प में है तार सप्तक, चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक। तो तार सप्तक जो है, तार सप्तक के संपादक जो है वो अज्ञेय हैं। तार सप्तक का प्रकाशन जो है वो 1943 में हुआ। चौथा सप्तक जो है दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 1979 में। सभी सप्तकों में 7-7 कवि शामिल हैं। पहला सप्तक जो तार सप्तक है इसका प्रकाशन 1943 में है। इनमें 7 कवि हैं, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन और भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक 1951 में, इनमें कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में, इनमें भी 7 कवि हैं, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। चौथा सप्तक 1979 की, चौथा सप्तक जो है इसका प्रकाशन 1979 में हुआ है। इसमें है कवि राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राजकुमार अंबुज एवं अवधेश कुमार। तो दूसरा सप्तक में है शकुंत माथुर जो कि महिला है, महिला कवित्री है। तीसरा सप्तक में है कीर्ति चौधरी और चौथा सप्तक में है सुमन राजे। तो दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों सप्तक में महिला कवित्री हैं, तीनों सप्तक में कवित्री हैं और तार सप्तक में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा विकल्प नंबर क, तार सप्तक। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, विकल्प में है बघेली, बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बुंदेली। बुंदेली जो है यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। हमारा अगला प्रश्न है, पीयू चितौर न आवेयू सांवर पहले तीज, जोवे बाट विरह रे खिनखिन अनवय खीज, संदेशे पिनसाहिबा पाछो फिरिया न दे, पंछी घालिया पिंजरे छूटन रो संदेह। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना की है? विकल्प में है करकन चरियू, कुमार रासो, ढोला मारूरा दूहा और पद्मावत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ख। कुमार रासो 9वीं शताब्दी की रचना है। इसके रचनाकार है दलपति विजय। इस रचना में बप्पा रावल चित्तौड़ के शासक हैं। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है, किंतु खुमार का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसे खुमान रासो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। विकल्प में है वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान, देश की स्थिति। तो झूठा सच जो उपन्यास है, ये झूठा सच उपन्यास है। इस उपन्यास के रचनाकार है यशपाल। इस उपन्यास के 2 भाग हैं। पहले भाग का नाम है वतन और देश, जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ, और दूसरी भाग का नाम है देश का भविष्य 1960 में।
यह उपन्यास देश विभाजन पर आधारित राजनीतिक उपन्यास है। वतन और देश जो पहला भाग है उसका कथा क्षेत्र है लाहौर, और दूसरी भाग देश का भविष्य जो 1960 में प्रकाशित हुआ है, इसका कथा क्षेत्र है दिल्ली, लखनऊ, नैनीताल एवं जालंधर। अगला प्रश्न है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? विकल्प में मैत्रेयी पुष्पा, परवा खेतान, नासिरा शर्मा और वृंदा करात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परवा खेतान। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ यह रचना 2002 में प्रकाशित है। यह एक लघु उपन्यास है। इनका एक और लघु उपन्यास है मसीहा छात्र 1997 में। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? विकल्प में है प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार और करुणालय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ग, चित्राधार। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। प्रेम पथिक का प्रकाशन 1914 में, महाराणा का महत्व ये भी 1914 में है, चित्राधार जो है ये 1918 में है, और करुणालय जो है यह 1913 ईस्वी में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? इस प्रश्न का विकल्प है कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती और अद्भुत अपूर्व स्वप्न। चूंकि ये जो प्रश्न है इसमें त्रुटि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। तो इसमें जो भी विकल्प दिए गए हैं उनमें से कोई भी विकल्प नहीं है। ये जो कलिराज की सभा है ये बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। इसका प्रकाशन 1910 में हुआ है। रेल का विकट खेल ये भी 1910 में बालकृष्ण भट्ट का ही निबंध है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 में भारतेंदु की रचना है, और अद्भुत अपूर्व स्वप्न ये भी भारतेंदु का निबंध है। हिंदी का प्रथम नाटक के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। हिंदी का प्रथम नाटक डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार जय सुकुमार रास, इसके नाटककार है दुल्हन। भारतेंदु नहुस को मानते हैं जिसके रचनाकार है गिरिधर दास। डॉक्टर बच्चन सिंह आचार्य रामचंद्र शुक्ल आनंद रघुनंदन को मानते हैं, और यही हिंदी का पहला नाटक ठहरता है, और इसके लेखक है विश्वनाथ सिंह। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार गोरक्ष विजय, इसके रचनाकार है विद्यापति। लाला श्रीनिवास दास रणधीर प्रेम मोहिनी को मानते हैं, और ये रणधीर प्रेम मोहिनी जो है यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। हिंदी का प्रथम राजनैतिक नाटक है भारत दुर्दशा, इसके रचनाकार है भारतेंदु। प्रथम अनुदित नाटक है शाकुंतलम, इसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, जिसके लेखक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, भारत हो गया, ये भरत होगा। भरत के रस सूत्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याकारों के नाम में एक अशुद्ध नाम है। विकल्प में है भट्टलोलट, शंकुक, मम्मट और भट्टनायक। तो भरत मुनि ने एक रस सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निशक्ति। इस सूत्र को लेकर
लगभग 11 व्याख्याकार आते हैं, लेकिन उन व्याख्याकारों में 4 व्याख्याकारों की व्याख्या काफी प्रसिद्ध होती है, जिनमें है भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। तो इस विकल्प में जो मम्मट है ये रससूत्र के व्याख्याकार नहीं है, बाकी भट्टलोलट है, शंकुक है, भट्टनायक है और एक और है अभिनव गुप्त। भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का सिद्धांत दिया था, शंकुक ने अनुमितिवाद का, भट्टनायक ने भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त ने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? विकल्प में है डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और चौथा विकल्प है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने बाल्यावस्था का काल कहा था, डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा था और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल और शून्य काल कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है? सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, अग्नि सेतु और चौथा विकल्प है मेरे साथ जन्म। सहचर है समय 1900। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है अग्नि सेतु, यह जीवनी है। बाकी विकल्प जो इसमें है, सहचर है समय, इसके लेखक है रामदरस मिश्र। इस आत्मकथा का प्रकाशन 1991 में हुआ है। यौवन के द्वार पर, इसके रचनाकार है देवराज उपाध्याय। यौवन के द्वार पर 1970 में प्रकाशित हुआ है। इसके 2 भाग हैं। देवराज उपाध्याय जो हैं, इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है उसका प्रथम भाग है बचपन के 2 दिन। बचपन के 2 दिन, इसका प्रकाशन 1958 में। और दूसरा भाग है यौवन के द्वार पर 1970 में। मेरे साथ जन्म जो है वह हंसराज रहबर की आत्मकथा है जो 3 भागों में प्रकाशित है। और अग्नि सेतु विष्णु चंद्र शर्मा की जीवनी है जिसका प्रकाशन वर्ष 1976 है। अग्नि सेतु में नजरुल इस्लाम की जीवनी लिखी गई है। अगला प्रश्न है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है क्या कहलाती है? विकल्प में है नासिक की ध्वनि, काकल्य स्पर्शी ध्वनि, घोष ध्वनि और महाप्राण ध्वनि। तो इस विकल्प का इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ग, घोष ध्वनि। घोष ध्वनि के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भेद होते हैं, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। इसे सघोष वर्ण या घोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण हम उसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाएं झंकृत नहीं होती है तो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। इसकी पहचान है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण और इसके अलावा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स अघोष वर्ण होते हैं। इसकी संख्या 13 होती है। और घोष या सघोष वर्ण हम उसको कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाएं झंकृत होती है वह घोष वर्ण कहलाता है। इसकी पहचान है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण और इसके अलावा सभी अंतस्थ व्यंजन वर्ण
और उष्म व्यंजन का अंतिम वर्ण ह और सभी स्वर सघोष वर्ण होते हैं और इसकी संख्या 31 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? विकल्प में है पायस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंद आनंद और वेणु गीत। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प नंबर क, पायस पयोनिधि। पायस पयोनिधि जो है वो गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। गोविंद गिल्ला भाई भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। और बाकी तीन, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद और वेणु गीत, ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, नगर वधुए अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? विकल्प में है ज्ञान रंजन, अखिलेश, सृंजय और अनिल यादव। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर घ, अनिल यादव। अगला प्रश्न है, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? विकल्प में देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम शर्मा, बांकेलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, चक्करदार चोरी उपन्यास गोपाल राम गहमरी की रचना है। गोपाल राम गहमरी की अन्य रचनाएं हैं अद्भुत लाश 1896 में, गुप्तचर 1899 में, सरकटी लाश 1900 में, बेकसूर की फांसी 1900 में, बेगुनाह का खून 1900 में, जासूस की भूल 1901 में, भयंकर चोरी 1901 में, जासूस पर जासूसी 1904 में, गोविंद राम 1905 में, इंद्रजालिक जासूस 1910 में, खूनी कौन है 1900 में, मायाविनी 1901 में, देवरानी जेठानी 1901 में, डबल बीबी 1905 में, जासूस के चक्कर में 1906, गुप्त भेद 1913 में, चक्करदार चोरी जो है ये 1901 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? विकल्प में है रीतिकाल, गद्यकाल, सिद्ध सामंत काल और भक्ति काल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर ग, सिद्ध सामंत काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है। विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग, मार्क्सवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? विकल्प में रामकुमार वर्मा, निराला, मैथिली शरण गुप्त और शिव मंगल सिंह सुमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, निराला। इस रचना में अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के अनुच्छेद में उद्धृत है। प्रश्न क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? विकल्प में 343, 348, 346 और 347। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क, 343। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान के अनुच्छेद 343 का क के अनुसार दिया गया। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है। 348 जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। 346 में इसमें संपर्क भाषा का प्रावधान है। एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य पत्र व्यवहार कैसे होगी इसकी चर्चा की गई है। और विकल्प 347 में इसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान है। अगला प्रश्न है,
कुली कुलेश जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? विकल्प में है नरहरि बारहट, ईश्वरदास, अग्रदास और नाभादास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रहसन में एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। विकल्प में है उलटफेर, लबरधोंधो, दुमदार आदमी और मर्दानी औरत। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर ख, लबरधोंधो। लबरधोंधो जो रचना है यह बद्री नारायण भट्ट का एकांकी संग्रह है और इसका प्रकाशन 1926 में हुआ है। जीपी श्रीवास्तव के अन्य नाटक हैं उलटफेर 1918 में, दुमदार आदमी 1919 में, गड़बड़ झाला 1919 में, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जुत्ती मियाँ के सर 1926 में, भूलचूक 1928 में, चोर के घर छिछोर 1933 में, चाल बेढक 1934 में, साहित्य का सपूत 1934 में, स्वामी चौखटानंद 1936 में, मर्दानी औरत 1920 में, विवाह विज्ञापन 1927 में, मिस अमेरिकन 1929 में आदि, इसमें से 3 रचनाएं इसमें हैं। उलटफेर 1918 में, दुमदार आदमी 1919 में और मर्दानी औरत 1920 में। अगला प्रश्न है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? विकल्प में है कुंवर नारायण, अरुण कमल, रघुवीर सहाय और राजकमल चौधरी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, कजरी लोक साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आती है? विकल्प में है लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा और लोकोक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लोक गीत। अगला प्रश्न है, किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, किसका कथन है? विकल्प में महापी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, शिवनंदन सहाय और राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? विकल्प में है सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और खस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग, अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि जब आप इसे देखेंगे तो यह आपके लिए जरूर लाभदायक होगी। धन्यवाद।